नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर राजनीतिक दल और सत्ता में बैठी हुई सरकार और तमाम समाज के वर्ग, हर तरफ एक बहुत बड़ा विषय है महिलाएं। यूं तो महिलाएं समाज की वो धुरी है जिस पर जो गाड़ी है वो चलाने के लिए दो जो पहिए चाहिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मजबूत पहिया है। लेकिन समाज में महिलाओं की स्थिति बराबरी की कभी नहीं रही। दरअसल महिला और पुरुष के बीच बराबरी की जितनी लड़ाई झगड़ा है उसकी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि दोनों की बराबरी का दरअसल कोई अर्थ ही नहीं है। महिला का अपना जगह है और पुरुष की अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की जो उपयुक्त जगह है वो भी जब मिली नहीं, जब दी नहीं जाती, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और आज देश और दुनिया में और उत्तर प्रदेश में हर जगह पर महिलाओं के साथ दोहन दर्जे का व्यवहार हम अलग अलग जगह अलग अलग मंचों पर देखते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए जितने ज्यादा काम महिलाओं के हित में किए जाएं। जब कोई भी सरकार काम करती है तो वो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, जनहित के मुद्दों को साधने वाली सरकार होती है। लेकिन समाज में उसके अलग अलग जो मायने निकाले जाते हैं उसमें एक अर्थ है राजनीतिक महत्वाकांक्षा सत्ता में बैठे हुए दल की। इसलिए हमने कहा कि सरकार का जो ये सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब महिलाओं को लेकर कुछ लगातार अनाउंसमेंट घोषणाएं जो कर रही हैं, वाकई में हमारे देश की महिलाओं के लिए समाज का स्वरूप बदल पाया है। और कितना समाज का स्वरूप बदलने में महिलाओं की भूमिका है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुपम मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनीता चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, कृष्णकांत शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर अलका गौड़ अध्यक्ष राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अलका जी से करते हैं। बीइंग ए वुमेन, वैसे तो मैं हमेशा इस बात को कहती समझती हूँ और लोगों के बीच रखती भी हूँ कि जब चर्चा महिलाओं के विषयों पर हो रही है तो शामिल पुरुषों को ज्यादा करना चाहिए और उनका पक्ष समझना चाहिए, ताकि ये जो एक लड़ाई सी बिना मतलब की खींच गई है, दीवार सी खींच गई है, जिसकी जरूरत दरअसल है नहीं। बहरहाल अलका गौड़ जी, बात ये है कि जब जब महिलाओं की बात होती है भौहें तन जाती हैं पुरुषों की, और बड़ा जबरदस्त एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी माहौल स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। महिलाओं के लिए भारतीय समाज में कितना बदलाव आया है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम देखें तो कितने हालात बदलेंगे सरकार अगर कुछ हॉस्टल बनाती है साइलेंट वोटर की ताकत को समझने के लिए। अभी अभी की घोषणा है उत्तर प्रदेश सरकार की कि वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, और इस संदर्भ में हम इस पूरी चर्चा को कर रहे हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी बदली हुई आप महसूस करती हैं अलका जी? देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है, सीता जी का नाम पहले आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दर्जे की अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम सोचें कि महिलाएं उस लेवल पे आ चुकी हैं, वो नहीं आई है, उसको आने में कम से कम 120 साल तो कम से कम लगने वाले हैं। कारण है कि आज भी हम कहते हैं कि 33% आरक्षण जो है हमें पॉलिटिक्स में दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि अभी जो गए चुनाव थे उसमें कितनी महिलाएं आई, कितनी महिलाओं को वोट बैंक साधते हैं हम तब तो हमें पता है कि 50% महिला देश की आधी आबादी जो है उसको साधते हैं आप वोट के समय। और अगर यदि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यूपी में ये ऐलान किया गया है कि महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, सबसे पहली बात जो महिलाओं के लिए आती है वो आती है उनकी सेफ्टी, उनका प्रोटेक्शन। आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सेकंड आती है एजुकेशन। एजुकेशन अगर उनको मिल रही है तो वो कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं कर रही है। पता चला कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन किए लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से वो बीच में ड्रॉप आउट हो गई। तो काफी सारे कारण ऐसे हैं कि पहले उनका निवारण हो। हॉस्टल तो आप बना देंगे, हॉस्टल तक भेज रहे हैं पेरेंट्स क्या आपको? अलका जी इतना निराशावादी होंगे कि 100 साल लगेंगे, जो कि कुछ हद तक आपकी बात सही भी है। लेकिन हम तो उस दौर को नहीं देख पाएंगे जितने लोग बैठे हुए हैं इस पैनल में। हम हमारे रहते रहते कुछ चीजें देख लें, कुछ बदलाव देख लें। ऐसी बातें अगर हम करें और ऐसा सोचें, आपने कहा बिल्कुल कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोलने से कुछ नहीं होगा, खोलने से भी कुछ होगा,
जो बच्चियां बाहर आकर पढ़ना चाहती हैं, महिलाएं आना चाहती हैं, लेकिन इसलिए नहीं भेजा जाता कि भाई पीजी में रहेंगी तो कैसे रहेंगी, एक एक डर होता है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल का आना भी अपने आप में एक सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं साइन होता है। तो उस दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। अनुपम मिश्र जी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने लंबे समय से आप पत्रकारिता में देख रहे हैं, हम अगर सिर्फ पत्रकारिता की बात करें तो हमारे सेक्टर में भी महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। उसकी बहुत बड़ी वजह है जितना समय पत्रकारों को चाहिए, जो इस प्रोफेशन की डिमांड है, उतना समय महिलाओं को समाज देने को तैयार नहीं है। घर परिवार ये सोचते नहीं है कि रात को 12 बजे 1 बजे हमारे घर की कोई बच्ची या महिला आए। पुरुष हमेशा आ सकते हैं 2 बजे अखबार का एडिशन निकाल के, फिर सुबह 9 बजे तक अपना सारा जरूरी काम, मतलब 9 बजे तक उनको कोई चिंता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, घर का काम कैसे हो रहा है। महिलाएं उस चिंता से मुक्त हो नहीं पाती रही हैं अभी तक। अब तो हो रही है कुछ कुछ, लेकिन काफी कुछ नहीं हो पा रही है। तो अनुपम जी, बदलती हुई परिस्थितियों में सकारात्मक तस्वीर आपको क्या दिख रही है? मीना जी, पहली बात तो मैं पूरे एहतराम के साथ आपकी उस बात से एग्री नहीं करता कि महिलाओं की बातें आते ही पुरुषों की भौंत बन जाती है। नावेद भाई, मेरे ख्याल से आप भी एग्री नहीं करेंगे। क्यों क्यों भौंत बन जाएगी भाई? मतलब साथ में गुजारा है। और जहाँ तक ये, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया देर रात में घर आने का, तो बात सिर्फ घर की चिंता की नहीं है, बात महिलाओं की सुरक्षा की भी है। इस दुनिया में मतलब एक यूटोपिया, एक यूटोपियन ख्वाब, सब कुछ आदर्श कहने में अच्छा है, पर क्या होता है, क्या संभव नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि भाई हम तो रात को 2 बजे सड़क पे घूमेंगे, अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको सुरक्षा दे। हाँ, देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, पर क्या सरकार पुरुषों को भी पूरी सुरक्षा दे पा रही है कि रात को 2 बजे अकेले टहलने और अकेले लौटने वाली महिलाओं को दे पा? तो देखिए, एक आइडियल वर्ल्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं, आइडियल वर्ल्ड को आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक यूटोपिया वर्ल्ड ही इसलिए, शब्द ही इसीलिए बना है, यूटोपिया कैन ओनली बी इमेजिन्ड, इट कैन नॉट बी एक्चुअली क्लेम्ड और क्रिएटेड। तो ऐसी बात नहीं है, तमाम व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, और इसमें भी दो राय नहीं है कि महिलाएं माँ होती हैं, पुरुष चाह के माँ नहीं हो सकता। और फिर एक बात और भी है, जहां तक एक लॉजिकल, एक तार्किक, एक व्यवहारिक जिसे कहना चाहिए चेंज की बात है, सबने उसको स्वीकार किया है, सबने स्वीकार किया है। साहब, अमेरिका में महिलाओं को वोट के अधिकार प्राप्त करने में 150 साल से ज्यादा लग गया। हमने साहब पहले दिन से दिया, ऐसी बात ना करें। लेकिन जब वो अव्यवहारिक हो जाती है, अब वो बात देखिए बढ़ती बढ़ती कहाँ चली गई। बात शुरुआत हुई फेमिनिज्म से, शुरुआत हुई महिलाओं के अधिकार से, और बात बढ़ती बढ़ती वहां पहुंच गई जहां पे आप महिला को महिला और पुरुष को पुरुष नहीं कह सकते। वो बात कहां से कहां जा रही है ना, आप देखिए, बातें इलॉजिकल लेवल पे चलती चली आ रही हैं। आज देखिए, कल ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस बारे में। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जहां तक तार्किक और व्यवहारिक बातें होंगी, मुझे नहीं लगता है किसी को भी एतराज होगा। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा चिंता, तो एक मोटी सी बात समझ लें, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और राजनीतिक लोग अपने वोट के अलावा दुनिया में आज तक उन्होंने कभी किसी की चिंता नहीं की। पहले ये होता था कि भाई घर का पुरुष कह देता था, जहां वोट पड़ना था सारे वोट वहीं पड़ जाते थे। पहले ये भी होता था कि घर के पुरुष जाके वोट डाल देते थे, महिलाएं वोट डालने के लिए ही नहीं निकलती तमाम जगह। अब पर चूंकि महिलाओं को अपना स्वतंत्र विचार हो गया है, महिलाएं वोट डाल रही हैं, महिलाएं बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक हो गई हैं। कई चुनावों में हमने देखा है महिलाओं ने बाजी पलट दी। तो ऐसे में झक मार के पॉलिटिकल पार्टीज को उनके लिए अलग से ढेर सारी सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे उनके लिए स्कॉलरशिप हो, चाहे उनके हॉस्टल्स हो, और चाहे महिला आरक्षण हो। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो नावेश शिको जी, तार्किक और व्यवहारिक रहे महिलाएं और समाज? नहीं, तार्किक और व्यवहारिक महिलाएं न रहे, तार्किक और व्यवहारिक डिस्कोर्स रहे, तार्किक और व्यवहारिक बातचीत रहे। जी नावेद जी। जी
देखिए, ऐसा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में महिलाओं की जितनी भागीदारी होती है, जितना उनका सम्मान होता है, जितनी उनको स्पेस मिलती है, वो समाज उतना ही फलता फूलता है। इस बात में कोई शक नहीं है। और ये बात भी सही है कि भारत में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उनकी भागीदारी मिल रही है। और ये जरूर है कि कुछ इतिहास ऐसा है जिस जो थोड़ा दुखद है, जहां पर महिलाएं पिछड़ी रही हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं सामने आने के लिए रोका गया है, वो हाशिए पे रही हैं, कुछ कुप्रथाएं रही हैं। इसके बावजूद आज भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिल रहा है, स्पेस भी मिल रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि महिलाओं का बड़ा योगदान है, उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों से आगे ही हैं, पीछे नहीं है। मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल अगर बात करूं, मैं न्यूज़ 24 की बात कर लीजिए। 4-5 नाम अगर लिए जाए तो महिलाओं के लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। ये मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, लेकिन आप तस्वीर में सोच लीजिए, अगर 4-5 नाम न्यूज़ 24 के टेलीविजन और डिजिटल के नाम लिए जाए तो उसमें 5-7 नाम सबसे पहले महिलाओं के आएंगे। योग्यता है उनकी, ये नहीं है कि महिलाओं को सिर पे बैठाया जा रहा है, उनकी काबिलियत है। तो समाज हमारा आगे बढ़ रहा है और महिलाओं की योग्यता और स्पेस भी आगे बढ़ रहा है, मीडिया में भी, साइंस में भी, स्पोर्ट्स में भी। हाँ, ये जरूर है कि आधी आबादी जो है, यानी 50% जो प्लेसमेंट है, वो कभी कभी नहीं भी नजर आता है, जिसको बैलेंस करना पड़ेगा, उनको और वरीयता देनी पड़ेगी। और महिलाओं की तारीफ, जिस मुद्दे पर मुझे लगता है आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, वो अभी नहीं आया है। महिलाएं जो तरक्की कर रही हैं अपनी योग्यता से, उनके अंदर जो जागरूकता पैदा हो रही है, जो शिक्षा में आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपनी जगह बना रही है, ग्रस्त के जंजाल को थोड़ा तोड़ के बाहर की दुनिया में अपनी योग्यताओं को साबित कर रही हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ी है। पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उनको टिकट मिल रहा है, वो मंत्री बन रही है, वो पार्टियों में आ रही है, वो वोट का अधिकार पुरुषों से बेहतर तरीके से जानती हैं, एकजुट होकर वोट डालती हैं। और वो जमाना चला गया जो एक जमाने में कहा जाता था कि पुरुष घर के मुखिया ने कह दिया कि इनको वोट डाला जाएगा। ऐसा नहीं है। कई सर्वे आए, आपके चैनल पे ही आए, जिसमें महिलाओं ने अपना खुद ये विचार किया हमें किसको वोट देना। और वोट प्रतिशत, वोटिंग पैटर्न जो है वो महिलाओं का आगे है। और मैं उसे थोड़ा पॉलिटिकल जोड़ लूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरक्की में, उसके जनाधार में, उसकी जीत में महिलाओं का भी हाथ है। महिलाएं परिवर्तन भी चाहती हैं। उन्होंने जो एक मोनोटोनस बना हुआ था पॉलिटिकल दशकों से, उसको अगर तोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या बुरी है, इस परिवेश में मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती रही है तो सर्वे बताते हैं कि महिलाओं का विश्वास था और उन्होंने परिवर्तन के लहर में। और एक चीज बस मैं जल्दी से अपनी बात कह दूं कि जो सुरक्षा का मामला है वो सबसे बड़ा महिलाओं के लिए रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन सरकारों ने, चाहे मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा इस मामले में कि महिलाओं को एक विशेष सुरक्षा दी जाए, महिलाओं को लेकर कुछ कानून सख्त किए जाएं। इस तरह की बातों को लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी आगे बढ़ा है। और महिलाओं में आज जो अभी जिक्र मुझे लगता है कि आपके सब्जेक्ट में होगा, आपके डिबेट में होगा, कि योगी सरकार कुछ महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, रोजगार ला रही है, बहुत सारी इकट्ठा ला रही है। ये इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट ये बताती है कि भाजपा को जो वोट बढ़ा है, उसका वोट प्रतिशत और जीत का सिलसिला जारी रहा है, उसमें महिलाओं का योगदान है। अब उनको, महिलाओं को खुश रखना है। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, एक परंपरा शुरू हुई लाडली बहना जैसा, उसके ऊपर सवाल उठे कि आप पैसा दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो, उसका आप पूरा पैटर्न बताओ। हो सकता है ये इस तरह की योजनाओं का कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए और वो बंद भी हो जाए। इसलिए अब भाजपा जो है महिलाओं का एक विश्वास अपने साथ रखने के लिए ऐसी प्रैक्टिकल योजनाएं ला रही हैं कि ये भी एतराज ना हो कि आप रेवड़ियां बांट रहे हो, वोट के लिए कैश बांट रहे हो, आपकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हुए जा रही है। जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक वादा साबित हो रहा है या होगा। तो यूपी में एक नए तरीके से योगी सरकार महिलाओं को खुश रखने के लिए, उनको हाशिए से बाहर आके समाज की मुख्य धारा में आगे लाने के लिए
बहुत सारे पॉलिटिकल इशू है, मुझे लगता है पॉलिटिकल अगर इशू है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन महिलाओं का हर तरफ कहीं ना कहीं भागीदारी और उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड बढ़ रही है और ये हमारे देश और समाज के लिए बेहतर है। निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन जैसा कि अनुपम मिश्र जी ने कहा कि कहां से शुरू हुई थी बात, वोट देने का अधिकार हमें भी दे दो, वहां से बात शुरू हुई और अब कहां पहुंच गई है, अब क्या क्या मांगने लगी है महिलाएं, जितना मांगने की जरूरत भी है। कृष्णकांत शर्मा जी, सवाल ये है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं किससे असुरक्षित है? सुरक्षित के आपके जवाब क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, साथ साथ यहाँ पे बैठे अनुपम मिश्रा जी, नवेद जी और अलका गौर जी, मैक्सिमम बातें उन्होंने महिलाओं की जो आज की क्या जरूरत है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज उन्होंने बताया और मुझे अच्छा भी लगा। बट मुझे लगता है कि एक चीज शायद मिस कर गए कि हम जब भी कोई लाडली योजना या कोई भी 33% रिजर्वेशन या कुछ भी हम चीज बनाते हैं तो क्या उसका सही इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं, इसको कहते हैं एजुकेशन। और आपने देखा होगा यदि नावेद जी एक बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत आगे बढ़े हुए हैं और इनको महिलाओं का एक कोई चीज प्रोग्राम निकला कि महिला को आगे बढ़ाया जाए, नावेद जी अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ा दे और अपनी, जबकि ऑलरेडी संपन्न है परिवार इनका, सबको एग्जाम्पल ले रहा हूं नावेद जी आपकी, तो वहां पे अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ा के उसका लाभ दिला देने से महिला आगे नहीं बढ़ेगी। महिला वो महिला, अब सपोज दैट बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सीट रिजर्व हो गया महिलाओं के लिए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिए, वो महिला का तात्पर्य वो नहीं था कि उस महिला का बनने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वैसी महिला जो पिछड़ा है, जो अभी तक उस परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ हो अपने देश की भागीदारी में, वैसी महिलाओं को यदि वो लाभ पहुंचे तब हम महिला, आखिरी महिला का विकास, यदि बेंच क्लास रूम में यहाँ हमारे प्रोफेसर साहब यदि कोई होते तो उनका एक मकसद होता टीचर का कि अगला बेंच वाला तो पास हो ही हो, टॉप करे, बट जो आखिरी बेंच पे जो बैठा एक आखिरी बंदा है, यदि हमारी क्लास में यदि हमारी सब्जेक्ट को नहीं समझ पाता है तो उसको तेज बनाना, उसको टॉपर बनाना असली प्रोफेसर और टीचर की मंशा होती है। उसी तरह सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि जो महिलाओं के लिए जो हम स्कीम ला रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या उस पिछली बेंच पर बैठे हुए या जो उतना प्रतिभावान नहीं है तुलनात्मक रूप से, जो आपने बात कही, क्या उसको वहां तक ले जाना, उसकी दूरी को तय करना क्यों नहीं वो प्रतिभावान है? ये भी तो देखिए कि उनकी शिक्षा में कमी रही होगी या उसके परिवार में उतने साधन नहीं होंगे, जो वो, कोई भी आदमी बेवकूफ नहीं होता, जन्म से सब तेज होता है, कोई भी जन्म से तेज, कोई भी ऐसा नहीं कि विद्वान ही बनता है, लेकिन जब जन्म लेने के बाद जब पहली शिक्षा जब होती है और जो प्राइमरी शिक्षा यदि उसको अच्छे ढंग से मिले, तो यदि उसको सब कुछ मिले तो वो महिला भी पिछले बेंच वाली, जो भली वो जिसमें प्रतिभा आपको नहीं दिख रही है, प्रतिभा आ सकती है, पर सुख संपदा या उसके परिवार के लिए जो जरूरत की चीजें, जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए बच्चों को, जो मिलना चाहिए बचपन में, क्योंकि बचपन में बच्चा दिमाग से तेज वही होता है जिसको सही न्यूट्रिशन मिले। अब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कैसे विद्वान बनेगा? तो ये सारी चीजें जो है, मेरा कहना था कि लाभ का मतलब ये नहीं कि मेंबर और मंत्री साहब की पत्नी जो है वो उस पोस्ट को, यदि वहां पे इस बार यदि कोई मुखिया का जो पद है या कोई नगर पालिका के अध्यक्ष का पद यदि महिला के लिए सीट में रिजर्व किया गया है, तो वैसी महिला ही नहीं कि रामविलास पात्नी कैप्टन जय निषाद के बहू बन जाए, तो वो विकास नहीं होता है। विकास का मतलब कि वो महिला है जो पिछड़ी है, और यदि उसमें था वैसे उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी प्रोविजन होना चाहिए। मेरी बातों से शायद अलका जी, मुझे लग रहा है कि वो सहमत है। अलका जी, मैं गलत बोला तो बताओ आप। अलका जी, मैं यहाँ पे अनुपम मिश्र जी को पहले सुनते हैं जी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था मीना जी, एक तो मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। पति विधायक है तो महिला पत्नी नगर पालिका चेयरमैन हो जाती है। यहाँ तक कि अगर पत्नी ग्राम प्रधान बनती तो प्रधान पति पैदा हो जाता है ग्राम सभा चलाने के लिए। आई टोटली एग्री। हालांकि मैं उनकी एक छोटी सी बात से नहीं भी सहमत हूँ कि
शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि फिर आप बेसिक साइंटिफिक थ्योरी को आप डिनाई करते हैं अगर आप कहते हैं कि इस सारी बुद्धि सारी प्रतिभा सिर्फ शिक्षा से आती है, और तो फिर वो साइंस कुछ और कहती है। पर चले उस पर अभी हम नहीं जाते, अभी मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ, और ये प्रश्न मेरा डॉक्टर साहब आपके लिए भी है और अलका जी के लिए भी है, कि इसमें दो राय नहीं है कि जो कुछ हो सकता है किया भी जा रहा है, आप सब लोग सारे पैनलिस्ट आप सम्मान, पर व्हेन वी लुक एट द विमेन पॉलिटिशियन स्पेशली, हम इंदिरा जी को देख लें, जयललिता को देख लें, मायावती को देख लें, राबड़ी देवी को देख लें, मुझे आज तक कोई महिला पॉलिटिशियन दूसरी महिला पॉलिटिशियंस को प्रमोट करती नजर नहीं है। महिला पॉलिटिशियंस को अगर प्रमोट किया है तो सिर्फ पुरुष पॉलिटिशियन से प्रमोट किया है, ऐसा बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनुपम जी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये बात, ये सवाल, ये अलका जी मैं आपके पास ही आती हूँ इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तृत इस सवाल को बनाने की चेष्टा करती हूँ। ये बात सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, ये बात हर फील्ड में है, हर फील्ड में, सेक्टर कोई चुन लीजिए। और ज्यादा बेहतर अलका जी आप क्योंकि खुद प्रोफेशनल हैं और बहुत क्लोज से इंडस्ट्री को देखती हैं, वहां पर भी महिलाओं का वही हाल है जो यहाँ पर अनुपम जी ने संकेत दिया है। और एट द सेम टाइम मैं ये नहीं मानती कि सारी ही महिलाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को प्रमोट नहीं करती, ऐसा भी मेरा, क्योंकि कुछ भी जेंडरिक नहीं हो सकता, कोई भी बात एकदम। राजनीति में एक महिला बताएं जिसने अपनी पार्टी में किसी, मतलब मायावती के रहते कोई महिला पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, इंदिरा जी के रहते कोई महिला एक सर्वोच्च स्तर पर, जयललिता के रहते कोई महिला AIDMK में चढ़ी हो, राबड़ी देवी के रहते कोई महिला राष्ट्रीय जनता दल में नजर आई हो, मुझे एक डिम्पल यादव ने किसी महिला को कहीं पहुंचा दिया हो, मुझे, आप कह रहे हैं ना सब नहीं, मुझे राजनीति में सिर्फ एक उदाहरण दे। कोई दुश्मन नहीं चाहता कि अपने ही घर में एक नया दुश्मन पैदा करे। अनुपम जी का सवाल मैं बहुत सही सवाल इन्होंने उठाया है। शर्मा जी ये इस सवाल मीना जी से और अलका जी से इनको जरा जवाब देने दीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मली देखे ना मेरी तो जिंदगी बीत गई पॉलिटिकल डिबेट्स में, और उसमें से आदि नावेद भाई से डिबेट करते हुए, लेकिन अब ये मुझे बहुत, ये पहली बार एक अलग तरह की डिबेट में मैं बैठा हूं, एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। मैं जरा एक व्यक्तिगत किस्सा साझा करूंगी जो मैंने इससे पहले ना कभी किया है, और मेरा मानना है बहुत एज ए पत्रकारिता में इतना लंबा समय, मेरा छोटा अनुभव बड़ा अनुभव जो भी, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव कार्यक्रमों में साझा नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है उसमें वो बहुत रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, इसलिए मैं आपको वो किस्सा सुनाती हूँ। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आज से 15 साल पुरानी बात बताती हूँ। मैं एक स्टेट चैनल को हेड करती थी राजस्थान में, और उसी चैनल में जो चैनल हेड है वो भी एक महिला को बनाया गया। लंबे समय तक पुरुष थे, एक महिला को बनाया गया। तो मैं बड़ी खुश हुई कि अरे 2 महिलाएं मिलकर बड़ा कमाल करेंगी, बहुत खुश हुई मैं। और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे लिए मेरा एक प्रोग्राम था अनुपम जी, आप जरूर देखिएगा, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। उस प्रोग्राम में हमने देखा है कि जब से हमारी समझ हुई है, हमने एक नैरेटिव सेट किया है फिल्म इंडस्ट्री ने और तमाम मीडिया ने, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, इस थॉट को बहुत भुनाया, बहुत बेचा समाज में। आंसुओं को बेचने से अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो उस सोच को बदलने के लिए मैंने कि नहीं, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो नहीं, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो, इसी साल बेटी का जन्म। इस सोच के साथ देश की 500 से ज्यादा महिलाओं को हमने फीचर किया उस कार्यक्रम में, अलग अलग सेक्टर की, जिसमें देश की पहली महिला कुली से लेकर पहली ट्रेन ड्राइवर, पहली पायलट, तमाम तरह की महिलाओं को हमने उसमें फीचर किया। एक छोटी सी लड़की हॉकर बनी उसको भी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं बड़ी खुश हुई कि मैं एक महिला, मेरी एडिटर भी है। लेकिन 1 सप्ताह बाद मैंने उस एडिटर का फोन उठाना बंद कर दिया, 1 सप्ताह बाद। तो उसके कारण जो भी रहे, लेकिन उसके बाद हमारी बात नहीं होती थी। हम, क्योंकि हमारा चैनल पे वास्ता था, तो हम मैसेज पे बात करते थे।
लेकिन मैं उस किस्से को याद करती हूँ तो मैं बहुत रूह कांप जाती है कि दरअसल क्यों महिलाएं जो है वो एक साथ काम नहीं कर पाती। लेकिन फिर मैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को आपसे साझा करती हूँ कि ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। बाद में और उससे पहले भी, उसके बाद भी बहुत सारे पुरुषों के साथ भी हमने काम किया है। बहुत सारे पुरुष भी अपने साथ पुरुषों को, जितने उदाहरण आपने महिलाओं के राजनीति में गिनाए, उतने ही उदाहरण महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए राजनीति में, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी में 20 25 30 साल तक किसी दूसरे पुरुष को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि इसे महिलाओं तक सीमित नहीं करना चाहिए। ज्योति बासु, लालू प्रसाद यादव, आपके नीतीश कुमार, 20 साल से उनकी पार्टी में कोई दिखा ही नहीं जिसे मुख्यमंत्री बना दे, और आज भी नहीं दिख रहा है। आज भी उनके बेटे पैरवी कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, चाहे उनका मानसिक स्वास्थ्य कितना ही खराब हो। बहरहाल आप नहीं, अब आप देखें, अब लालू यादव को देखें कि उनके पास उनकी बड़ी बेटी ऑप्शन है, पर उन्हें तेजस्वी में ही भविष्य नजर आ रहा है। अरे अब क्यों लालू यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी तरह से खत्म हो गई। क्या पता कितना बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो सकती थी, ये कल्पनाएं थी, लेकिन खत्म हो गई। तो हमारा समाज अभी भी उस मानसिकता से निकल नहीं पा रहा है। बहुत बातें करते हैं हम स्टेज पर, मंचों पर बड़ी बड़ी, लेकिन जब मंच देखेंगे ना आप अपने आसपास के कार्यक्रमों के, अनुपम जी, देश के और प्रदेश के 100 कार्यक्रम निकाल लीजिए, 100 पिछले 1 महीने के, छोटे बड़े मिला के, और 1 साल के, और उनका मंच देखिए। मंच पर पहली कतार में कितनी महिलाएं हैं। बहरहाल अलका जी जवाब दीजिए अनुपम मिश्र जी के सवाल का। यहाँ पे अभी मैंने अनुपम जी को भी सुना, नावेद जी को भी सुना, और कृष्णकांत जी को भी सुना, और आपको भी सुना। तो ये बात सच है कि महिलाएं जो है कहीं भी डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं है, पहली चीज। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आप मेरी बात कर ले, मतलब ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मेरी बात कर ले, मेरे पास कभी भी किसी भी महिला का XYZ किसी भी काम से रिलेटेड फोन आता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, या किसी भी काम से, मेरी तरफ से कभी ना नहीं जाती। और मैंने क्योंकि ये चीज बहुत करीब से फील की है कि महिलाओं को आगे नहीं जाने देती, लेकिन ये सेम चीज जो है पुरुषों के संग भी होता है। जैसे अब ये डिस्कशन में चल रहा था कि आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड भी चाहते हैं कि भाई मैं ही बना रहा हूँ हमेशा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को तो वो चेंज लाना पड़ेगा, कोई तो वो बदलाव की लहर लेकर आएगा। अगर मेरी माने तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं हमेशा पहला मौका सबको देती हूँ। और मैंने स्पेशली महिला, अगर जैसे अभी मैं आज ही एक मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में प्रोग्राम करके आई हूँ, जैसे ही मेरे पास इंटीमेशन आया था कि ये प्रोग्राम करना है और मेरे पास मैम कोई भी नहीं है पैनलिस्ट में, तो मैंने फटाफट पैनलिस्ट भी किया, एग्जीक्यूशन भी कराया, एंड आई वाज देयर। तो मेरा मानना है कि बदलाव तो हमें ही लाना पड़ेगा, सोच तो हमें ही बदलनी पड़ेगी। हर तरह के लोग होते हैं, हाथ के अंदर, हाथ की जो उंगलियां होती है छोटी और बड़ी दोनों तरह की होती है, परिवार में हर तरह के सदस्य होते हैं। तो यदि हम इसको एक परिवार माने, वो मानसिकता माने कि हम वो चेंजेस ला सकते हैं, क्यों ना हम खुद से ही शुरुआत करें, जो पिछला हो गया। एक और थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्योंकि अनुपम मिश्र जी ने इस सवाल को खड़ा किया है और ये दरअसल बहुत जरूरी भी है। क्या है कि समाज में महिलाओं की दुश्मन होती है, ये हमने सुना है, बहुत बार सुना है। तो ये क्योंकि महिलाएं ज्यादा साथ घरों में रहती हैं और उनके पास तुलनात्मक रूप से समय भी ज्यादा होता है, क्या ये एक कारण है नावेद जी जो इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं लंबे समय से डेवलप होने में, न्यूट्रिशन इसको देने में एक कारण बना? जी बिल्कुल है। मैंने बहुत सारे चीजें सुनी और मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। अनुपम भाई ने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात नहीं की कि आपस में ही कहीं ना कहीं महिला के हुई आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, ये ह्यूमन एरर है। ये हर जगह, पुरुषों में भी है, हर जगह। हम लोग को अखबारों में नौकरी मिलती थी कि भाई ये मुस्लिम है तो इनको नौकरी पे रख लो, माइनॉरिटी का इनको काम दिया जाएगा, आसानी से नौकरी मिल जाती थी। तो दूसरा कोई मुस्लिम समुदाय का लड़का आता था तो आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी कि मेरा कोटा जो है कहीं ये मेरे कोटे को हड़प ना ले। नावेद तो भाई बस यही मैं सुनना चाह रहा था जो नावेद भाई ने कहा कि उन्हें लगता था कि मुस्लिम कोटे से आया है इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। महिलाओं के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो कोटे को लेकर है। अगर ये कोटे से महिलाएं ऊपर नहीं आ रही हैं, अगर सीधे प्रतिभा पर आ रही है कोई महिला,
तो दूसरी महिला का विरोध नहीं करेगी। जिस महिला को लगता है कि वो महिला कोटे से आई है, जैसे अभी नावेद भाई का, ये मैं सुनना चाह रहा था, वो महिला दूसरी महिलाओं का विरोध करती नहीं। लेकिन यहाँ पर अनुपम जी एक बात और है, अगर कोई कोटे से महिला आई है तो वो उतनी सक्षम है ही नहीं कि किसी को और को खड़ा कर सके। इसीलिए वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वो किसी और, बहुत सुंदर बात कही नावेद भाई ने, बहुत बढ़िया नहीं, एग्जाम्पल। लेकिन अनुपम जी आप कोटे से आते हैं, महिलाएं कोई कोटे से आती है या नहीं आते तो भी ये होता है, तो भी ये सब जगह होता है। ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, इस पे तो आप कितना भी डिबेट नहीं कर नहीं लीजिए। मैडम मीना जी, कोटे से भी बहुत विलक्षण महिला होती है। और देखिए महिलाओं में बहुत ज्यादा शक्ति है, और शक्ति के रूप में जब भी आप बात करो तो महिलाओं को ही कहा जाता है कि महिला शक्ति। और चाहे देवी हो, आपने देखा होगा भगवान उतना मजबूत नहीं होती जितना देवी, भगवानों में भी देवी ज्यादा मजबूत शक्तिशाली होती है। या तो हम देवी बनाएंगे या फिर हम सड़क पे सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बीच में कहीं कोई रास्ता नहीं है। बट ये देखिए सरकार जो है, ये एजुकेशन जो है, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन, ये हॉस्टल बने, चुनाव के टाइम में हॉस्टल बने, पर चुनाव के सामने बिल्डिंग बन के तैयार भी हो जाए और साथ में उसमें रहने लगे तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इस चुनाव में बस हार गए तो उसका जो फंड है वो रिलीज होना बंद हो जाए। तो ये चुनाव में जो चुनावी जो है कहते हैं पत्थर रखना, पहले के जमाने में शिलान्यास बहुत ज्यादा होता था। अब महिलाएं उतनी कमजोर नहीं है, जैसा कि अनुपम जी ने कहा ना कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, अब कहाँ आ गई। शिक्षित है, महिला शिक्षित होती जा रही है, इसीलिए कमजोर नहीं है। हाँ, यहाँ पे मीना जी एक चीज मैं एक पक्ष रखना चाहूंगी। एक बात देखें कि महिलाएं फाइटर पायलट बनना चाहती हैं और बन रही हैं, लेकिन किसी होटल में जो कुक है, जो शेफ है, वो सब आदमी है। मतलब जो काम आप नैसर्गिक रूप से कर सकती हैं वो नहीं कर। घर में खाना अच्छा वही बनाती है, होटल में अच्छा खाना नहीं बना सकती। अब वो फौजियों से बात करें, आप फौजियों से बात करें, कह साहब हमको सामने लड़ें कि पहले इनकी सुरक्षा देखें। तो मतलब जहां आपने नहीं होना चाहिए वहां आपने होना है, और जहां आपका हक बनता है तो एक भी होटल में एक भी शेफ मुझे आज तक महिला नहीं। नहीं उसका कारण है, महिला 5 आदमी खाना बना रहा हो तो महिला से बड़े खाना नहीं बना सकती है। 5 जन खाना जो है वो महिला नहीं बना सकती है, ये बात सच्चाई है। 5 जन खाना महिला नहीं बना सकती है। 5 आदमी खाना बहुत अच्छा, टेस्टी और यमी वो महिला बना सकती है। ये सच है। आप कोशिश करना, बहुत कम शेफ है, क्योंकि वो है ना नमक डालने से पहले 5 बार सोचती है कहीं, और मिर्ची डालने से पहले डरती है कि ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, शरीर के लिए नुकसान तो नहीं होगा। बट शेफ जो होता है वो टेस्ट देखता है कि जो यहाँ पे होटल में जो खाने आए हैं, जो उनका टेस्ट पे ध्यान देता है। उनका ये मतलब नहीं होता कि ये फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये बटर डालने से उसमें टेस्टी बनेगा या नहीं बनेगा, हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है। उनका एक ही मकसद होता है, खाने वाला तारीफ करके जाए। तो ये, और जो महिला जो होती है वो हेल्थ कॉन्शियस फूड बनाती है। यहाँ पे मीना जी, अनुपम जी बोल रहे हैं, मैं एक व्यू रखना चाहूंगी यहाँ पे अनुपम जी, कि सरकार महिलाओं के लिए कोई सी भी पॉलिसी लाए, किसी भी स्टेट में लेकर आए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जरूर करे और महिलाओं तक जरूर पहुंचाए। अगर मॉनिटरिंग मिसिंग है तो कितना आप एग्जीक्यूशन की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और आप अगर हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें हमारे हक नहीं पता, जैसे KYC होता है नो योर क्लाइंट्स, ऐसे नो योर राइट्स होना चाहिए हर महिला को, चाहे वो बिछड़ी हुई उससे हो, चाहे वो सक्षम हो, उसको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने उसके लिए क्या पॉलिसी बना रखी है, वो कैसे वो हम महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, और मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। नावेद जी, मीना जी मैं एक बिंदु रख दूं, एक महत्वपूर्ण था जो मेरे जहन में है। दरअसल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की उपस्थिति है हर जगह, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक तादाद जब हमें ऑफिसेस में और इस तरह की कैंपस में जगह जहां पर नौकरी हो रही होती है, जहां प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए होते हैं, वहां पता चलता है कि पति नौकरी कर रहा है लेकिन पत्नी पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, वो भी नौकरी कर सकती है, लेकिन वो घर में ज्यादा समय दे रही है। इसके बारे में घर में रहना है, जैसा अनुपम जी ने बताया, नैसर्गिक काम तो घर में रहना है, खाना बनाना। गृहस्थ जीवन में बच्चों की देखरेख में मां की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। ये प्रियंका गांधी ने भी कई बार कहा, 1 दशक तक मीडिया उनसे सवाल करती रही कि आप सक्रिय राजनीति में कब आएंगी। प्रियंका गांधी तो बहुत बड़े खानदान की है ना, बहुत बड़े खानदान की, कोई दकियानूसी नहीं है,
बहुत संपन्न परिवार की है, इतना बड़ा राजनीतिक दल की वो कहा जाता है कि वो परिवार उसका सर्वे सर्वा है, वो खुद ये बयान देती थी कि बच्चे मेरे छोटे हैं, हमें बच्चों में समय देना पड़ता है। बच्चों को माँ के संस्कारों की ज्यादा जरूरत होती है, नौकर चाकर के बावजूद भी। बाप चला जाता है नौकरी करने, लेकिन माँ वो योग्यता, उसका वो योगदान कम नहीं होता, वो संस्कार भी देती है, देखरेख भी करती है, और वो बाप नहीं कर सकता है जो माँ देती है। तो शादी के बाद में 5, 7, 7, 8 साल जो होते हैं ना, वो घर की 4 दीवारी में रहना ये कोई कैद नहीं है या कोई मजबूरी नहीं है, ये एक अच्छी चीज है, और हर के अपने एक काम बटे हुए हैं, और जितनी योग्य महिला होगी वो अपने बच्चों को उतना ही योग्यता की तरफ ले जाएगी। और मैं सबसे बड़ी मिसाल दे रहा हूं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी कहती रही, सारी दुनिया कहते रही कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, बहुत कांग्रेस कमजोर हो रही है, आपकी जरूरत है, आप तुर्क का पत्ता बन जाओगी। वो कहते रहे कि नहीं, हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, हमें बच्चों को समय देना है। हमारे पति अगर हमारे बच्चों को समय नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक माँ का बच्चों को, तो ये एक प्रैक्टिकल है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं माँ को घर की और बच्चों की परवरिश में ज्यादा और वो योगदान कम नहीं है। वो बच्चे अगर IAS बनते हैं तो वो माँ की योग्यता ही है। वो बच्चे अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं तो वो माँ की ही गाइडलाइन होती है। इसका मतलब तो नावेद जी पिता के ऊपर सवाल उठ गया। एक बात देखिए, आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो रहा है मीना जी, पर मैं चलते चलते एक बात कहूँगा। नावेद भाई एकदम सही बात कह रहे हैं कि जो भाई आप कहते हैं कि मैंने ये बनाया वो बनाया, बच्चों को तो माँ ही बनाती है, वो हम सब लोग अपनी माँ के प्रोडक्ट हैं। मेरी पहली टीचर मेरी माँ थी। बहरहाल वो छोड़ें, आप उसको छोड़ें। मैं एक दूसरी बात भी कह रहा हूँ, इसको सोचें कि हमारी मॉडर्न थिंकिंग जा कहाँ रही है। पुरुष हजारों साल से कमा रहा है और परिवार भी चला रहा है। आज कोई महिला जैसे ही सेल्फ डिपेंडेंट होती है, जैसे ही कमाने लगती, पहली बात ये कहती मुझे शादी की क्या आवश्यकता है, मैं तो कमा रही हूँ। तो क्या आप केवल कमाने के लिए शादी कर रही थी? पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी कहना है कि साहब दहेज बुरी चीज है, ऑफ कोर्स बुरी चीज है, लेकिन जब आप पति ढूंढने निकलती हैं तो आप हर पैमाने पे देखती हैं कितना कमाता है, कितनी गाड़ी है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं अब चूंकि बाहर आ रही हैं, आगे आ रही हैं, टॉप पर जा रही हैं, तो उनको अपनी मानसिकता को एक बार खुद भी सोचना होगा। दशकों तक पुरुष जो करता रहा कि लड़की देखने जाएंगे तो कितना देंगे सोना, कितना देंगे चांदी, कौन सी गाड़ी देंगे, आज महिलाएं पुरुष की पत्नी भी शामिल होती है, पुरुष की पत्नी भी शामिल होती है उसमें। लेकिन जब माँ की इतनी चर्चा हो ही रही है तो एक बात आप लोग मुझे जरूर बताएं, और ये देश के हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी, कि माँ की परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो इस देश के हर पुरुष की गाली में माँ होती है। बहरहाल जी और मीना जी, जी अलका जी, आप कुछ पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं। नावेद जी, मैंने अनुपम जी को जब सुना था तो मैं इससे अग्री करती हूँ बिल्कुल कि ये बात सच है कि पुरुष तो कितने कब से कमाता हुआ आ रहा है और परिवार की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं। तो हमें एम्पावर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जो नैतिक ड्यूटी है वो भूल जाए। हमें ये समझना पड़ेगा कि पुरुष के संग कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लें। और जैसे कि मैंने नावेद जी को सुना कि ये बात सच है कि हर बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, लेकिन ये उतना ही सच है कि किसी की कभी माँ नहीं होती तो पिता भी उतना ही बराबर रोल निभाता है। नावेद जी, जी आपका मैं सुन नहीं पा, साउंड नहीं आ रहा था। आपने क्या सवाल किया था? दरअसल मैंने नावेद जी सवाल ही नहीं किया था, क्योंकि फ्लो इतना जबरदस्त चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि पुरुषों के साथ इतना अच्छा डिस्कशन में इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बात बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन एक चीज और बोलना था मीना जी, महिला दिवस तो मनाया जाता है, पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता है। ये भी तो हमारे साथ भी तो पार्शलिटी होती है। लेकिन उससे पहले कृष्णकांत जी, आप मीना जी के इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि गाली के अंदर महिला का क्यों होता है, माँ और बहन का नाम माँ और बहन ही क्यों होता है? ये बात सही है। नहीं, मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। ये हेरिडिटी है। देखिए पीछे जब हम जन्म लिए थे तो हमारे फादर या जब भी कोई हमारे दादाजी जिस चीजों को बोलेंगे वही चीज बच्चा सीखेगा। जिस स्कूल में यदि CBSE बोर्ड में महात्मा गांधी की तारीफ की जाएगी तो बच्चा वही सीखेगा। यदि आज महात्मा गांधी की बुराई करने लगे और सुभाष चंद्र खुदीराम बोस या
वो बीजेपी आरएसएस के जो कौन है वो जो महात्मा गांधी की हत्या किए थे, नाम याद नहीं आ रहा है, गोडसे जी की तारीफ होने लगे सीबीएसई बोर्ड में, तो हम वही सीखेंगे। देखिए बच्चा एक क्या होता है, मिट्टी का मूर्त होता है, उसको जैसा आप ढांचे में डालेंगे उस ढांचे में होगा। सवाल तो यही हमने है, सवाल है कि महिलाओं को क्यों केंद्रित किया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं? क्योंकि आज तक कभी किसी महिला ने देशों में कभी जो हमारे आवाज ही नहीं उठाई दादाजी होगी। परदादा जी जो यूज करते थे, उस चीजों को हम बच्चे बचपन में सुनते थे, तो उस पर चीजों को हमें ही गाली माइंड में देनी वो क्यों चीज है? आ और जाता देनी है। भी है तो महिला के नाम पे क्यों देनी है? सवाल ये है कि नहीं, हमें गाली मैं देनी ही आजकल क्यों तो है? आजकल तो वेब सीरीज में जो है पुरुष गाली चालू हो गई है। वेब सीरीज जितना भी वेब सीरीज आप खोलेंगे तो उसे पुरुष गाली चालू ओपनली। अब बताओ ये बच्चों पे क्या, ये सेंसर बोर्ड को मना नहीं करना चाहिए कि हर बातों पे वहां वेब सीरीज में ओपनली गाली दिखाते हैं? और पहले तो क्या होता था, गाली पे टू आवाज करता था, बट अब गाली पे टू आवाज नहीं करता, बजाते उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड में आज हमारे बच्चे, हम अपने फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी नहीं देख सकते, अपने बच्चों के साथ बैठ के कोई अच्छी मूवी या सीरियल नहीं देख सकते। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारे सेंसर बोर्ड और हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपके प्रश्न का बहुत जल्दी से जवाब दे दूं। गाली ये बड़ा प्रश्न है और वाकई ये बहुत दिल को दुखाने वाला है कि महिला को ही टारगेट गालियों में क्यों किया जाता है। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई किसी को जान से मारना चाहता है या हमला करता है तो उसके या तो सिर पे मारता है या गला काट देता है, कभी हाथ पे मार के, मतलब जहां ज्यादा चोट लगे। यानी बाप से ज्यादा माँ को प्यार करता है मनुष्य, अब भाई से ज्यादा बहन को कोई प्यार करता माँ है, जैसे जिससे चोट ज्यादा लगे तो प्यार करता कोई है माँ उसको क्या चेहरे मुंह पे आता है, उसको गाली दे के उत्तेजित किया जाता है, उसको गाली दे के दुख दिया जाता है। जिसको गाली दी जाती है, पुरुष को भी गाली दी जाती है, तो उसकी मां को कहा जाता है कि ये ज्यादा दुखी हो जाए। यानी गला जब काटा जाता है तो गले पे कभी उंगली पे नहीं, हाथ पे या कलाई पे कोई चाकू नहीं मारता है। तो मां का महत्व ज्यादा है, महिला का महत्व ज्यादा है। तो दूसरा धूर्त आदमी जो गालीबाज है वो दुख पहुंचाने के लिए, इसको पता है कि अगर बाप को देंगे तो उसको तकलीफ इतनी नहीं होगी, मां को अगर गाली देंगे तो उसको ज्यादा तकलीफ प्रोवोक करना होता है, प्रोवोक करके उसको गुस्से में लाना। दिल को बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका आंसर ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि हमें गाली देनी ही क्यों है? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको हमें इस तरह से प्रस्तुत करना पड़ता है? मेरा सवाल तो ये है। और फिर उसमें भी हमें माँ जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकती है, बहन सॉफ्ट कॉर्नर हो सकती है, सब कुछ सही है, उनका सम्मान बहुत होता है। और जब उनका नाम किसी इस तरह से लिया जाता है तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो क्या बाप में कहाँ इतनी कमी रह जाती है या पिता में कहाँ इतनी कमी हो जाती है कि क्या पिता से इमोशनली अटैच नहीं होते हैं बच्चे? या पिता या भाई से, अगर पिता या भाई का नाम लिया जाता है तो आपको बुरा नहीं लगता है? सवाल ये है। एक पॉइंट बस और बात हो जाए 5 सेकंड में, क्योंकि समाज में आजकल एक चीज फैल रही है और उसका जवाब मुझे लगता है होगा। और मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि एक जमाना लंबा रहा जिसमें हुआ कि पुरुष जो हैं, पति जो है पत्नियों के साथ जुल्म करते हैं, उनको जला के मार दिया जाता है दहेज को लेकर। ये बहुत कुप्रथा थी, पूरा समाज पर लानत है। लेकिन अब नई खबरें ये आ रही हैं कि पत्नियां पतियों को मारे डाल रही हैं। ये लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। उसके बावजूद भी हमारे में कानून नहीं है, हमारा ऐसा कोई कानून नहीं है नावेद जी की बात से मैं बिल्कुल कानून ऐसा नहीं है नावेद जी मुझे एक बात बताइए, साबित कर सके, पुरुष अपने को साबित कर सके मैं बेगुनाह हूँ। जितनी भी कानून बनी है सब महिलाओं के लिए बनी हुई है। महिला यदि आपको बोल देना कि आपने गाली दिया है तो आपके ऊपर 354 हो जाएगा, 506 509 हो जाएगा आईपीसी सेक्शन। लेकिन आप बोल दो ना कि महिला ने मुझे थप्पड़ मारा है या मुझे छेड़ा है तो उस पर कोई सेक्शन नहीं लगेगा। कृष्णकांत जी से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा महिला की सुरक्षा पे क्यों सवाल उठते हैं? महिला के ऊपर ही, महिला ही क्यों असुरक्षित है? और ये जो आप कह रहे हैं कृष्णकांत जी कि पुरुषों के ऊपर, या नावेद जी कह रहे हैं कि आजकल न्यूज में आता है कि महिला ने पति को मार दिया या प्रेमी के संग मिलकर जो भी कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, खबरें आ रही हैं, ये खबरें अब आनी शुरू हुई हैं, लेकिन महिलाओं का जो चल रहा है ना शोषण या महिलाओं की सुरक्षा के चर्चे चल रहे हैं, वो तो आज नहीं कितने बरसों से चल रहे हैं। जब भी देखा जाता है रेप किसका हुआ, महिला का, आग किसको लगाई गई, महिला को,
जलाया, कि जो भी जाता है, जो भी किससे आपको सुनाई देते हैं, असॉल्ट किसको किया गया वर्क प्लेस से महिला को, तो महिला ही क्यों है तो पैसा हमेशा। कमाने के लिए आज की महिलाएं जो है ना, झूठा केस करके पैसा, हनी ट्रैप करके पैसा कमाना शॉर्टकट बनी आ गया है। आपको, मैं वकील भी हूँ, मैं केस, बहुत सारे केस देख रहा हूँ कि शॉर्टकट मनी पैसा कमाने के लिए पुलिस को हमेशा फंसाया जा रहा है और उनसे ब्लैक पैसा जो है वो डिमांड ब्राइब लिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं 376 की जो उसकी जो ताकत थी वो कम होती जा रही है। जैसे पहले डॉरी एक्ट में हर कोई परिवार का हर आदमी अरेस्ट हो जाता था, फिर धीरे धीरे सरकार को लगा कि लोग झूठे केस, जब भी कोई महिला कृष्णकांत झगड़ा हो जी, यहाँ तो पे मैं झूठे आपको रोकना सेक्शन का चाहूंगी। फायदा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप ये जो कह रहे हो ना कि महिलाएं जो हनी ट्रैप करती हैं, उसके साथ में साइबर सिक्योरिटी क्राइम भी तो चल रहा है। आपको तो पुरुष ही महिला बन के हाँ, तो मैं ट्रैप कर बता लेता रहा हूँ है। कि जिस सेक्शन में ज्यादा पावर जब है, पुरुष महिला बन के ट्रैप करते तो भी उसको महिला का नाम लेना पड़ता है। आपको अगर कहते उसको लोहा को लोहा साइबर क्राइम काटता करना है, है लोहा तो को भी वो लोहा पूजा काटता है बन के, मैडम। जब भी वो साइबर क्राइम करेगा लोहा तो को वो लोहा मोहन बन काटता के नहीं है। करेगा, वो यदि पूजा बन के आपने करेगा। 302 के सेक्शन में भी आप फंस गई है तो अपने परिवार को बचाने के लिए उसके ऊपर एक 376 लगवा दो, जिससे क्या होगा, 302 जो है वो कमजोर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, क्योंकि 376 के लिए सिर्फ स्टेटमेंट, लड़की का स्टेटमेंट ही काफी होता है। झूठा केस करने के लिए FIR कराना बहुत आसान होता है और पैसा भी नहीं लगता उसमें। कृष्णकांत शर्मा जी, कानून की धाराओं का दुरुपयोग एक अलग विषय है जिस पर हम कभी अलग चर्चा करेंगे। उसमें महिलाएं भी शामिल है। कानून की धाराओं का इस्तेमाल इस देश में बहुत बड़ी संख्या में दुरुपयोग कर रहे, पुरुष भी कर रहे, महिलाओं ने भी सीख लिया है। लेकिन ये विषय अलग है, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अनुपम जी। देखिए, जहां तक जो कृष्णकांत जी जो बात कह रहे हैं, मैंने एक लंबा समय हाईकोर्ट में बिताया है। मेरा अपना मानना है कि हमारे IPC में हर मर्ज का इलाज था। जहां जहां स्पेशल एक्ट बना उसका दुरुपयोग हुआ, फिर वो SC/ST एक्ट बना तो उसका दुरुपयोग हुआ, दहेज एक्ट बना तो उसका दुरुपयोग हुआ, अभी रेप को लेके जैसी धाराएं हो रही उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो हमारा इंडियन पेनल कोड जो बना था वो काफी पर्याप्त था, और हमने जब भी कोई स्पेशल एक्ट बनवाया तो उसका दुरुपयोग हुई। अब बात एक जो अभी इन्होंने अलका जी ने एक बात कही कि गाली दी ही क्यों जाए, पहले इसको समझे आप कि गाली कमजोर आदमी देता है। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया, पर हिटलर की एक भी स्पीच आप ये नहीं देंगे जिसमें वो उनको माँ बहन की गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसको मारना था, मार दिया। उसके हाथ में बंदूक थी, उसने मार दिया। जिसके हाथ में बंदूक नहीं है, जो नहीं मार सकता, जो नहीं आपको हिट कर सकता, वो गाली दे रहा है। तो ये पहली बात तो आप टू बिगिन विद समझ लें कि गाली देते ही कमजोर लोग हैं भाई ना। मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि सोशल मीडिया पे मैंने आज तक इतने लंबे टाइम में किसी को अपशब्द नहीं कहा, जबकि मुझे तमाम अपशब्द कहे गए। अच्छा, सोशल मीडिया में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। आदमी किसी भी नाम से अकाउंट बना लेता है, उसे लगता है कि अब मैं एनोनिमस हूं, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं। एक छोटा सा चेंज मैं आपके सवाल में जरूर करूंगा। आपने कहा कि भारत में नहीं साहब, पूरी दुनिया में औरतों को टारगेट करके गाली दी जाती है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में औरतों को टारगेट करके गाली दी जाती है। और जब आप आबादी के हिसाब से, आबादी के अनुपात से आप रेप केसेस देखते हैं तो आपको नजर आता है कि भारत टॉप 20 में भी नहीं है। वो उन देशों में हो रहा है। आप सोच के देखें, स्वीडन जैसे देश में सबसे ज्यादा, स्वीडन को हम किस लिए जानते थे? हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जानते थे। वहां रेप केसेस आप देखें तो भाई मेरी बात सुने। दूसरी बात देखिए, माय मदर, मेरी माँ ने मुझे, मतलब माय माँ वाज शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बचपन से साइकोलॉजी। देखिए, रेप इज नॉट अ सेक्स क्राइम, इट इज अ हेट क्राइम। ये हेट क्राइम है, ये नफरत का अपराध है। जब आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तो आप ये कर रहे हैं, तो इनको दोनों को आपस में मिक्सअप ना करें, पहली बात। और एक आखिरी बात जो मैं इसमें कहूंगा कि साहब, एक पुरुष दूसरे पुरुष को जब गाली देता है तो हो सकता है वो कि उसके घर की महिलाओं को टारगेट करता हो, लेकिन गाली के बाद घूंसा वो दूसरे पुरुष के मुंह पे ही मारता है। तो वो एक अलग तरह की हिंसा है। उसमें आप मतलब महिलाओं के नाम पे तो सिर्फ गाली दी जाती है, पुरुष के मुंह पे तो घूंसा पड़ता है। मीना जी, ये एक पावर गेम है, इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है। ये एक हिंसा का गेम है, सत्ता का गेम है, ताकत का गेम है। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल, सत्ता का गेम है। और इस वक्त सरकार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए आज इस देश में, कम से कम हिंदुस्तान में
और हिंदुस्तान के राज्यों में महिलाओं के वोट की जरूरत है। इसलिए योजनाओं की ऑक्सीजन जो पहले महिलाओं को साधने के लिए दी जाती थी, उनमें इजाफा करना पड़ रहा है। अब महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारें ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही हैं और उसका असर निश्चित रूप से आएगा। इसलिए महिलाएं तुलनात्मक रूप से आज सजग हैं, जागरूक हैं और अपने अधिकारों को लेकर बहुत सारे प्रयास भी कर रही हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसा सारे पैनलिस्ट ने कहा, महिलाएं आगे बढ़ने के नाम पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। ये हमारी हमेशा हमारे दर्शकों से, हमारे महिला समाज से अपील रहती है कि महिलाओं की ताकत, उनकी शक्ति, उनका पूरा का पूरा जो आधार है वो जितना मजबूत है वो उतना मजबूत ही बना रहे। इसलिए महिलाएं अपनी ताकत को समझें और ताकत को समझकर सरकारों के चुनने में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उसमें महिलाओं की बदलती स्थिति में सरकारों की कितनी भूमिका होती जा रही है, इस पर नजर बनाएं और खुद भी इसमें सहायक बने। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।